नमस्कार प्यारे बच्चों। बच्चों देखिए, जैसे कि हम वनडे वन चैप्टर की सीरीज चला रहे हैं वो सबको पता ही है आपको। तो उसी क्रम में अगली बात आज करते हैं महाजनपद काल की। किसकी? महाजनपद काल। अगला चैप्टर है हमारा महाजनपद काल। महाजनपद काल। देखिए अगला चैप्टर हमने लिया महाजनपद काल। बड़े लिमिटेड क्वेश्चन बताऊंगा, इससे बाहर नहीं आते। जो मैं बताऊंगा उसको थोड़ा सा आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और जो इसमें बता रहा हूं ना वो ही आपको आएगा। चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि जैसे कि वैदिक काल चल रहा था, वैदिक काल के बाद आया धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में चल रहा था जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैसे जैसे जैन धर्म बौद्ध धर्म चल अपना अपना काम कर रहे थे, तो क्या उस समय पर कोई राज व्यवस्था नहीं थी? क्या पॉलिटिकल कंडीशन नहीं थी? तो थी उस समय पर पॉलिटिकल कंडीशन, थी उस समय पर राज व्यवस्था। क्या थी बेटा? वो थी महाजनपद काल। क्या थी बेटा? महाजनपद काल। अब यहां महाजनपद काल में कि भारत जो था वो 16 महाजनपदों में विभक्त था। कितने में? 16 महाजनपदों में विभक्त था। ये कैसे पता चला? तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यही है कि आपको सबसे पहले कैसे पता चला कि भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था। तो भारत जो था 16 महाजनपदों में विभक्त था। एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है बेटा, जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में पहली बार ये पता चला कि भारत जो था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। कब की बात हो रही है ये बेटा? वही बात हो रही 600 बीसी की, मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है। ये इसी समय पर हुआ था धार्मिक रिलीजियस मूवमेंट, और इसी समय पर महाजनपद काल था। तो अब यहीं पे बात कर लेते हैं महाजनपद काल में तो कैसे पता चला। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि सर्वप्रथम प्रमाण कहां मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, और इसमें क्या मिलता है? सर्वप्रथम 16 महाजनपदों का प्रमाण। 16 महाजनपदों का प्रमाण। महाजनपदों का प्रमाण कहां मिलता है बेटा? इसे मिलता है। अब यहां से क्वेश्चन एकमात्र ये क्वेश्चन बना कि 16 महाजनपदों का ये पता चल गया कहां से मिला? सबसे पहले अंगुत्तर निकाय। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन बनता है बेटा वो क्या बनता है कि 16 महाजनपद थे कौन से? तो ये क्वेश्चन अगर मैं लिखाऊं तो फिर हमें रैपिड रिवीजन का कोई फायदा नहीं होने वाला। अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपको डीप तो पढ़ाया ही है। इनमें 16 महाजनपदों में आपको 16 के 16 महाजनपद एक बार पढ़े हुए होने चाहिए। जैसे कि पूछा जाए काशी, काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। अंग, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा, है ना। तो आपसे पूछा जाए कौशल, कौशल की क्या थी? श्रावस्ती। मत्स्य की क्या थी? विराटनगर। ऐसे ही करके कुरु की क्या थी? हस्तिनावती। तो ये 16 के 16 महाजनपदों की एक बार आपको डिटेल थोड़ा होनी चाहिए याद में। जैसे कि एग्जाम में क्या आता है कि 4 क्वेश्चन पूछता है वो, और 4 इधर देता है और 4 इधर देता है, उसकी राजधानी कैपिटल देता है। तो 4 स्टेट और 4 की कैपिटल उनको मिलाना होता है, या फिर पूछता है इनमें से सही कौन सी है। ये क्वेश्चन आता है। ये आपको अपने आप थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो हम आपको बता रहे हैं इससे बाहर फिर नहीं आएगा, आप देख लेंगे। या फिर कभी कभी डीप ये पूछ लिया जाता है कि बताइए कुरु की जो बात हम करते हैं ये वर्तमान में कहां पर है, या मगध की जो बात करते हैं मगध वर्तमान में कहां पर है। या फिर पूछता है मत्स्य देश जो है वर्तमान भारत में, इसे इसकी तुलना कहां से की जाएगी? राजस्थान से की जाएगी। मगध की बिहार से की जाएगी। तो ऐसे ही करके आपको इस चीज पर थोड़ा सा काम आपको करना है और देखना है किसकी राजधानी कहां पर है। आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, इन 16 महाजनपदों में से क्या कोई दक्षिण भारत का भी महाजनपद था? तो हाँ, एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत का था। इन 16 में एकमात्र महाजनपद जो था, एकमात्र महाजनपद जो कि कहां का था? दक्षिण भारत का। तो वो कौन सा था बेटा? उसका नाम था अस्मक। ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि जब आप 16 के 16 रिपीट करोगे तो आपके हो जाएंगे अस्मक। और अस्मक की राजधानी क्या थी बेटा? पोतन। इसकी राजधानी क्या थी? पोतन। ये याद रखना बहुत ज्यादा। जैसे कि सूरसेन की मथुरा थी, ऐसे करके सारी याद रखनी है। तो काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, मगध की राजगृह, ऐसी सब आपको याद रखनी है। एक बार देखना है, रटना नहीं, लेकिन आप एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था उसका नाम क्या था? अस्मक। और पूछ ले कि अस्मक जो था वो किस नदी के किनारे था, मतलब पोतन जो था किस नदी के? गोदावरी नदी के किनारे था। तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद हुआ ये। अब इन महाजनपदों में से एक महाजनपद निकल करके ऊपर आता है और वो अपनी प्रसिद्धि बढ़ाता है और वो चरमोत्कर्ष करता है। अर्थात कौन सा महाजनपद है वो है मगध। तो मगध का चरमोत्कर्ष होता है। तो हम किसे पढ़ने जा रहे हैं बेटा? मगध को पढ़ने जा रहे हैं। हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? महाजनपद में से 16 महाजनपद में से मगध को। किसको पढ़ेंगे हम? मगध।
जब हम मगध को पढ़ रहे हैं तो मगध में पहला शासक देखते हैं कि मगध का चरमोत्कर्ष किसने किया। अगर प्राचीन इतिहास को लेकर के जाएं तो कहीं वो पहुंच जाता है कृष्ण प्रश्न वाला, तो वहां की पहुंच जाए जरासंध वरासंध, लेकिन वो इतिहास नहीं मानता। इतिहास कहां से मानता है कि मगध का एक हर्यक वंश होता है। मगध में कौन होता है? हर्यक वंश होता है। इस हर्यक वंश में एक शासक होता है जिसने इसकी स्थापना की थी, हर्यक वंश की, जिसका नाम होता है बेटा बिंबिसार। क्या नाम होता है बेटा? बिंबिसार। बिंबिसार अब आप पूछो सर बिंबिसार कब से कब तक शासक बना, ये याद नहीं करना, बस ये याद करो कि बिंबिसार शासक बना जिसने हर्यक वंश की स्थापना की और मगध को ऊपर पहुंचाया। कैसे पहुंचाया इसने ऊपर, तो थोड़ी सी बात समझिए। इसने क्या किया? कोसल देश के राजा प्रसेनजीत की बहन से शादी कर ली। इसने लिच्छवी नरेश के राजा जो था उसकी पुत्री से शादी कर ली। तो अब क्या हुआ कि दो राज्य इसके रिश्तेदार हो गए, तो इसकी पावर तो अपने आप ही बढ़ गई, तो मगध चरमोत्कर्ष हो गया और मगध में हर्यक वंश हाईलाइट हो गया और बिंबिसार जो है पूरा हाईलाइट हो गया। अब बिंबिसार पे क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी क्या बनाई? तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी क्या बनाई बेटा? राजधानी बनाई राजगृह। राजगृह। लेकिन बेटा कहीं कहीं ये आपको पुराना नाम इसका लिखा मिलता है गिरिब्रज। क्या मिलता है? गिरिब्रज। तो आप सोच लेना बिहार में पड़ती है जगह, गिरिब्रज या राजगृह राजधानी बनाई। और क्या क्वेश्चन आता है बिंबिसार पर? तो बिंबिसार पर क्या आता है? इसका उपनाम। इसका उपनाम है श्रोणिक। क्या है? श्रोणिक। इसका उपनाम क्या है? श्रोणिक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक रहता था। उस चिकित्सक का नाम क्या था? जीवक। क्या नाम था बेटा? जीवक। मैं जहां तक समझता हूं ये 3 क्वेश्चन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है ना। चिकित्सक जो रहता था, जीवक पूछा जाता है। जीवक जो था वो किसके दरबार में रहता था? तो बिंबिसार के रहता था। ठीक है बेटा। अब बिंबिसार का क्या हुआ? बिंबिसार की हत्या बिंबिसार के बेटे ने कर दी। बेटे का नाम क्या था? अजात शत्रु गद्दी पर बैठा। अब कौन गद्दी पर बैठा? अजात शत्रु। तो हम किसको पढ़ रहे हैं? हर्यक वंश के अगले शासक अजात शत्रु को। किसको पढ़ रहे हैं? अजात शत्रु को इसने अपने बाप की हत्या की थी, तो इसे हम क्या कहते हैं? इतिहास में पितृहंता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पितृहंता के नाम से जाना जाता है। चलिए अगली बात, इसका कोई उपनाम था? हाँ, इसका उपनाम था बेटा। उपनाम था इसका कुणिक। क्या नाम था? उपनाम कुणिक। इसका उपनाम क्या था? कुणिक। उसका श्रोणिक और इसका कुणिक, याद रहेगा। आगे चलते हैं। इसने क्या किया? इस पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इसने 2 हथियार बनाए थे, 2 औजार बनाए थे। तो 2 नए हथियार जो थे इसने बनाए थे, जो आपने बाहुबली मूवी में देख रखे होंगे। 2 नए हथियार बनाए थे जिसका नाम था महाशिला कंटक और रथमूसल। और क्या था? रथमूसल। दूसरे का नाम क्या था? रथमूसल। ये 2 नए औजार बनाए थे। एक क्वेश्चन और है इसके टाइम में का कि प्रथम बौद्ध संगीति इसी के टाइम में हुई। प्रथम बौद्ध संगीति किसके टाइम में हुई थी? तो इसी के टाइम में हुई। संगीति कहां हुई थी? सप्तपर्णी गुफा थी बेटा। सप्तपर्णी गुफा। और कहां थी ये? राजगृह में हुई थी। कहां हुई थी? राजगृह में। इसके टाइम में इतने क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसी करनी वैसी भरनी। इसके बेटे को ने इसको मार दिया, लेकिन उसे पितृहंता नहीं कहा जाता। तो बेटे का नाम क्या है? उदयन। कहीं कहीं उदयन लिखा मिलता है। क्या मिलता है? उदयन या उदयन। ठीक है, उदयन ने इसे मार दिया। लेकिन उदयन पे क्या क्वेश्चन है? उदयन पे ये क्वेश्चन है, उसने एक नया नगर बसा दिया और उस नए नगर को ही अपनी राजधानी बना लिया। तो राजधानी क्या बनाई इसने? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजधानी क्या? पहले इसे पाटलिपुत्र की स्थापना। पाटलिपुत्र, जिसे आजकल हम पटना कहते हैं। पाटलिपुत्र नगर का निर्माण। अब जब पाटलिपुत्र नगर का निर्माण कराया तो राजधानी क्या बनाई होगी? ऑफकोर्स राजगृह से कहां आ गया होगा? वो पाटलिपुत्र आ गया होगा। तो इतनी बात क्लियर। अब क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? हर्यक वंश में बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, उदयन हो गया। अब हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? अंतिम शासक। तो अंतिम शासक बेटा कौन है? नागदशक। कौन है बेटा? नागदशक। और नागदशक को किसने मार दिया? शिशुनाग नाम के इसके सेनापति ने मार दिया। और जब उसने मार दिया तो मगध में अब हर्यक वंश खत्म हो गया। कौन सा वंश स्थापित हो गया? तो मगध में कौन सा हो गया? मगध में हो गया बेटा शिशुनाग वंश या नागवंश। नागवंश की स्थापना हो गई। अब किसकी हो गई? नागवंश की हो गई। तो अब कौन पढ़ेंगे? हम नागवंश पढ़ेंगे। नागवंश। अब नागवंश में कौन है? शिशुनाग।
कौन है बेटा? शिशुनाग। शिशुनाग को पढ़ेंगे। शिशुनाग ने क्या हुआ, बस एकमात्र क्वेश्चन कि शिशुनाग वंश की स्थापना की। कोई खास क्वेश्चन आता ही नहीं तो याद करने की जरूरत नहीं। इसका पुत्र गद्दी पर कौन बैठा? काला शोक। काला शोक गद्दी पर बैठा। इसका दो क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पर दो क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन से? एक तो इसका उपनाम, इसका उपनाम क्या था? काकवर्ण। काक मतलब कौवे जैसी आवृत्ति वाला, काकवर्ण मतलब कौवे जैसी आवृत्ति वाला। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय बोध संगीति, सेकंड बोध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई। इसी के टाइम में वैशाली में हुई जब ये राजा था। अब इसने वैशाली में हुई किसके समय में? कालाशोक के टाइम में हुई। ठीक है बेटा, कालाशोक की कथा। अब नागवंश का अंतिम शासक कौन है? नागवंश का अंतिम शासक, नागवंश का अंतिम शासक याद कर लो, अंतिम शासक। तो नागवंश का अंतिम शासक होता है नंदी वर्धन। कौन होता है? नंदी वर्धन। नंदी वर्धन को किसने मार दिया? इसके सेनापति महापद्मानंद ने। किसने मार दिया? महापद्मानंद ने। अब किस चीज की स्थापना हो गई? नंदवंश की स्थापना हो गई। अब किस चीज की स्थापना हो गई? नंदवंश की स्थापना हो गई। कौन सा वंश आ गया? नंदवंश आया, नंद वंश। अब इस पे क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? इस पे दो तीन क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। पहला तो देखिए, महापद्मानंद स्थापना किसने की? महापद्मानंद ने की, महापद्मानंद ने। बस इस पे एक क्वेश्चन आता है, सर्वछत्रांतक कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है बेटा? सर्वछत्रांतक। सर्वछत्रांतक अर्थात इसका मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला, नाश करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला सर्वछत्रांतक कहा गया। क्यों? क्योंकि इसे ये कहा जाता है नंदवंश के शासक जो थे वो शूद्र थे और क्षत्रियों पे क्रोधित थे, पंडितों पर क्रोधित होते थे। तो इसे कहते हैं, इसे परशुराम का अवतार भी माना जाता है। ये क्षत्रियों को मारता था, इसे परशुराम का अवतार भी माना जाता है। चलिए, महापद्मानंद के बाद इसका पुत्र गद्दी पर बैठता है धनानंद। कौन बैठता है गद्दी पर? पुत्र धनानंद। ये बड़ा क्रूर शासक था, ये अपने बाप से भी ज्यादा क्रूर शासक था। ये क्षत्रियों को मरवाता था, ये ब्राह्मणों से भी नफरत करता था, क्रूर शासक था। और इसी ने क्या किया था? अपनी क्रूरता के चलते चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त कहिए या कौटिल्य कहिए, एक ही नाम है, इसने चाणक्य का अपमान किया था। इसने चाणक्य का अपमान किया था। इसने चाणक्य का अपमान किया था। एक क्वेश्चन आता है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? तो मगध का शासक धनानंद था। अब क्या हुआ? चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को मिला करके और धनानंद को हराया और इसको मार दिया, जिसकी जगह मौर्य वंश की स्थापना हो गई। महाजनपद काल समाप्त और मौर्य काल शुरू होगा। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।